वी आर स्टडिंग रेसिस्टिविटी के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे और हम लोग जो है रेसिस्टिविटी जो देखे उसमें रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉयज, रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, रेसिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर और रेसिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इसके बारे में हम लोग स्टडी किए। अब हम लोगों का आज का टॉपिक होगा सुपर कंडक्टिविटी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो एक बार रिवीजन मोड में, पहले पीछे का सारा बात को एक बार रिवीजन मोड में 5 मिनट पहले ध्यान से देख लो सब कोई। जितना भी ये सब हम बता ही दिए कि जनरल नॉलेज का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पर रिवीजन के लिए, तो हम लोग रेसिस्टिविटी हम लोग सबसे पहला ले रहे हैं कंडक्टर। ध्यान से सुनिए, कंडक्टर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो कंडक्टर का हम लोग ये देखें कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हम लोगों को कंडक्टर की जो रेसिस्टिविटी है वो किस तरह से हम लोगों को यहाँ पर वेरिएट करता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रॉ है टाउ है, उस टाउ का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। टाउ का मान घट जाएगा और टाउ का मान घट जाने से टाउ में और रेसिस्टिविटी में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। इट मीन्स यहाँ पर ये रेसिस्टिविटी रॉ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। दूसरा हम लोग कंडक्टर के बाद लेते हैं फिर एलॉयज। देखो एलॉयज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो एलॉयज के बारे में अगर बात करें, मिश्र धातु, इट मीन्स कहने का मतलब वैसा सब्सटेंस जो 2 या 2 से अधिक मेटल्स से मिल करके बना हुआ है, एलॉयज कहलाएगा। तो एलॉयज के कंडक्टिविटी के बारे में, तो एलॉयज इट मीन्स यह हम लोगों को मेटल से मिल करके बना हुआ, इट मीन्स मेटल्स मीन्स हो या कंडक्टर। तो कंडक्टर, तो हम लोग कंडक्टर में देख रहे हैं कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ टाउ डिक्रीज किया और यहाँ पर रॉ इंक्रीज कर गया। ठीक है। तो निश्चित रूप से यह भी मेटल से मिलकर के बना हुआ है तो फंक्शन तो सेम होगा, लेकिन इसमें जो रॉ बढ़ता है यह मेटल के अपेक्षाकृत मेटल के रेस्पेक्ट में यह क्या होता है? कम होता है। मेटल के रेस्पेक्ट में कम होता है यह। उसके बाद हम लोग एलॉयज के बाद तीसरा अगर हम लोग बात करते हैं सेमीकंडक्टर। अगर सेमीकंडक्टर की हम लोग बात करें तो ध्यान से देखिए, सेमीकंडक्टर हम लोग को डिफाइन है, इट मीन्स जिसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से अधिक हो, उसको हम लोग सेमीकंडक्टर कहेंगे। तो सेमीकंडक्टर के पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वह मध्यम, इट मीन्स कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से अधिक होता है। तो इसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा वह नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इट मीन्स टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कम एनर्जी या एनर्जी बाउंड्री पर होते हुए वह फ्री इलेक्ट्रॉन्स या हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर उसको एनर्जी मिल जाती है और एनर्जी मिल जाने के कारण वो क्या करता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या मीन्स वो भी कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर लेता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर एन मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएगा। उसके साथ साथ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज करेगा ही। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज करेगा तो निश्चित रूप से रॉ क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। यह हम लोगों को जो फार्मूला है इन सब के लिए वो तो फार्मूला लिखेंगे। तो एन इंक्रीज किया तो रॉ डिक्रीज करेगा। अब देखो दूसरा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है तो ये जो टाउ है वो डिक्रीज करता है और टाउ अगर डिक्रीज करेगा तो यह इंक्रीज कर जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए हुए थे कि ये जितना घटता है उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में यह क्या होता है? बढ़ जाता है। इसीलिए जो रिजल्टेंट प्रभाव होता है वो इसका होता है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रॉ का मान है वो क्या होता है? घट जाता है सेमीकंडक्टर में।
ठीक है, ये हम लोगों को हो गया। और उसके बाद इसको हम लोग जिस फार्मूला से क्लियर करते हैं वो फार्मूला रॉ बराबर है m/ne² इंटू टॉ। ये हम लोगों को फार्मूला है रॉ के लिए, रेसिस्टिविटी के लिए। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। अब उसके बाद फिर बात हम लोग आगे का करें, देख लीजिए। ये तो रिवीजन का पॉइंट था और बाकी तो हम लोग पीछे देख ही लिए थे डिटेल में। अब इसमें अगर देखोगे यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स के बाद हम लोग चौथा अगर लेते हैं इंसुलेटर। हम लोग बात करें इंसुलेटर का, ध्यान दो सबको। तो हम लोग अगर इंसुलेटर की अगर बात करते हैं तो इंसुलेटर के लिए अचालक के लिए जो रेसिस्टिविटी का मान वेरिएट करता है वो हम लोग को एक्सपोनेंशियली, और एक्सपोनेंशियली जो वेरिएट करता है तो वह किस फार्मूला के अकॉर्डिंग, रॉ बराबर रॉ 0 इंटू e⁻², और कपाटी जिसमें हम लोग यहाँ पर दिए थे मीनिंग Eg हो गया कि वायलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच एनर्जी गैप। यह एनर्जी गैप कैसा एनर्जी गैप है कि अगर कोई भी इंसुलेटर या कोई भी पदार्थ अगर वह कंडक्शन दिखाएगा तो उसको अपने वायलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना पड़ेगा, और दोनों बैंड के बीच कुछ एनर्जी गैप होता है। उस एनर्जी गैप को जब वह पार करेगा, इट मीन्स वह एनर्जी जब वह ऑब्टेंड करेगा तब वह कंडक्शन दिखाएगा। और ऐसी स्थिति में इस एनर्जी गैप को हम लोग Eg से दिखाते हैं। यह हम लोग को बोल्ट्जमान कांस्टेंट और T हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है वह हम लोग को एक्सपोनेंशियली चेंज करता है इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी। इसको हम लोग देख लिए। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग ये चीज़ भी देखे थे कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर विच इज कॉल्ड 0 केल्विन, टेम्परेचर हो गया 0 केल्विन। और इंसुलेटर के बाद हम लोग फिर अगर बात करें यहाँ पर रेसिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इसको हम लोग केमिस्ट्री में भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमारा कंसेप्ट था कि अगर टेम्परेचर तुम इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो तुम्हारा जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी इट मीन्स जो श्यानता या विस्कोसिटी है, जो श्यान विस्कस फोर्स है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला वह विस्कस फोर्स क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज करने का मतलब हो गया कि जैसे कोई चीज़ गर्म करते हैं तो उसमें फैलाव होता है, इट मीन्स जो मॉलिक्यूल्स आपस में ज़्यादा अट्रैक्ट है वो अट्रैक्ट नहीं रह पाता है, वो फ्लो करने लगता है, उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, उसके बीच का फोर्स वीक हो जाता है। ऐसा हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी श्यानता कम हो गया, तो कम जब हो गया तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, मॉल्टेन स्टेट में उसके पास आयन होता है, तो आयन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, इट मीन्स आयन ज़्यादा फ्री हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि आयंस या इसको आवेश वाहक या चार्ज कैरियर हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एंड, यहाँ पर वहाँ से आगे हम यहाँ लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज या आयन, इलेक्ट्रॉन एंड आयन जो फ्री होगा कि स्वतंत्रता या फ्री, यह जो इलेक्ट्रॉन एंड आयन का फ्रीनेस या हम लोग कह सकते हैं फ्री होना, यह क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, मतलब ज़्यादा फ्री हो गया आयन। आवेश जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा वो जो आवेश वाहक चार्ज कैरियर है वो ज़्यादा फ्री हो जाएगा। तो ज़्यादा फ्री होने का मतलब क्या हो गया कि चार्ज को तेज़ी से ले जा सकता है, इट मीन्स आसानी से ले जा सकता है। तो इसका मतलब जब आसानी से ले जा सकता है तो इसको हम लोग कहते हैं कि उसकी कंडक्टिविटी का क्या हो जाना, बढ़ जाना, कंडक्टिविटी का बढ़ जाना। और कंडक्टिविटी जब बढ़ गया तो इसका मतलब सीधा हो गया कि रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब सीधी बात है, यहाँ पर रेसिस्टिविटी क्या हो गया, रेसिस्टिविटी यहाँ पर डिक्रीज कर गया, रेसिस्टिविटी डिक्रीज कर गया। यह हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइट्स से रिलेटेड है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे लास्टली सुपर कंडक्टर और सुपर कंडक्टिविटी, इसके बारे में। सुपर कंडक्टिविटी अति चालकता के बारे में हम कह दिए कि यह फ्यूचर का विज्ञान है, पहले तो ये जान लो, भविष्य का विज्ञान है, और भविष्य का ऐसा विज्ञान है कि सारे सिस्टम को यह पलट करके रख देगा, क्रांतिकारी युग का आगाज होगा। समझ लो, यह है सुपर कंडक्टिविटी। और सुपर कंडक्टिविटी
के बारे में हम लोग अभी जान रहे हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल जान लीजिए अच्छी तरह से, पहले इससे रिलेटेड जो टर्म्स फैक्ट्स है उसको जान लीजिए, और तब यह कैसे बदलेगा उसके बारे में हम लोग विश्लेषण करेंगे। ठीक है, देख लो। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये सुपर कंडक्टिविटी है क्या, सुपर कंडक्टर क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में। तो हम लोग ये देखें कि सबसे पहले 1911 ईस्वी में एक वैज्ञानिक पारा से रिलेटेड, पारा मरकरी पर वह प्रयोग कर रहा था, और प्रयोग करने के क्रम में देखा कि रेसिस्टेंस और टेम्परेचर जो है वह असमान रूप से परिवर्तित हो रहा है। मतलब जो एक जनरल ट्रेंड्स दिखना चाहिए वो ट्रेंड्स नहीं दिख रहा था। तो वो देखा कि यह एक विशेष टेम्परेचर पर, यह एक विशेष टेम्परेचर 4.2 केल्विन, जो परफेक्ट डाटा है कि 4.2 केल्विन टेम्परेचर पर इसका रेसिस्टेंस 0 हो गया। अब यहाँ पर बात को पहले समझिए कि रेसिस्टेंस 0 हो गया, तो रेसिस्टेंस 0 हो गया तो तुम कहोगे इससे क्या होगा। तो सबसे पहले अब बात को थोड़ा पीछे से लेकर के चलो, ये एक अच्छा स्टोरी है, इसको अच्छी तरह से सुनिए। ठीक है, और सुपर कंडक्टर का आज जो है बेसिक सब बता करके, और उसके बाद एप्लीकेशन के पार्ट को भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। और एप्लीकेशन के पार्ट को अगर विशेष रूप से तुमको अगर देखना है तो एक वीडियो हमारा विशेष रूप वाला देख सकते हो, वो तुम लोगों को मिलेगा नहीं। और कैसे इसका ट्रांसपोर्टेशन एरिया में यूज हो जाता है, ट्रेन के सिस्टम को कैसे चेंज कर देगा यह। और इससे जो एक विशेष ट्रेन चलता है उसको कहते हैं मागलेव ट्रेन, समझ रहे। वो अभी ये समझ लो कि चाइना, जापान इत्यादि प्रयोग करा, बहुत सारा डेवलप कंट्री उसका प्रयोग नहीं कर रहा है। और नहीं क्यों कर रहा है, और यह सिस्टम पूरा कैसे काम करता है, यह पूरा जो है कम से कम 2-3 तुम अगर वीडियो देखोगे 15-15 मिनट का, तो पूरा बात तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आज का जो ये तुमको हम बता रहे हैं, जो विश्लेषण बता रहे हैं, इससे तुमको लगभग बेसिक तौर पर सारी बातें समझ में आ जाएगी। ये एक जनरल नॉलेज का भी टॉपिक है, और ये तुम लोगों को सिलेबस का भी भाग है, और उसके बाद एक जनरल नॉलेज का भी पोर्शन है। तो इसलिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम जहाँ पर बात कर रहे हैं वो पहले लेक्चर को ध्यान से सुन लीजिए, और तब हम बोर्ड वर्क कर ही रहे हैं। सबसे पहली बात है रेसिस्टेंस क्या है, इस पर हम लोग विचार करें। तो रेसिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, यह हम लोग को कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, जो कि उससे प्रवाहित होने वाली, फ्लो करने वाली इलेक्ट्रिक करंट का क्या करती है, अपोज करती है। अपोज करती है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट उसमें ठीक ढंग से फ्लो नहीं हो पाएगा। अब बताओ कि अगर रेसिस्टेंस अधिक होगा, या किसी तार का रेसिस्टेंस अधिक होगा और किसी तार का रेसिस्टेंस कम होगा, तो हम लोगों के लिए दोनों में समान वे में कौन अच्छा कंडक्टर होगा, जिसका रेसिस्टेंस कम होगा। इसका मतलब जो धारा के मार्ग में कम रुकावट, क्योंकि हम लोग जो प्रयोग कर रहे हैं, समान वे में तार का प्रयोग कर रहे हैं, कंडक्टर का प्रयोग कर रहे हैं, वो किस चीज़ के लिए प्रयोग कर रहे हैं, धारा प्राप्त करने के लिए। समान वे में आज कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर अधिक रेसिस्टेंस की भी आवश्यकता होती है, उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन समान वे में जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो विद्युत धारा प्राप्त करने, और कोई विद्युत धारा के मार्ग में अगर रुकावट डाले तो समझ ही सकते, इट मीन्स वो हम लोग के लिए ठीक कंडक्टर नहीं है। तो इसका मतलब इतना तो सब कोई समझ गए कि रेसिस्टेंस का मान कम होगा तो इट मीन्स कंडक्टिविटी, चालकता क्या होगी, बढ़ेगी कंडक्टर का, और इसको हम लोग अच्छा कंडक्टर मानेंगे। इस बात को सब कोई समझ रहे हैं। अगर अच्छा कंडक्टर मानेंगे, चलिए, तो जैसे जैसे रेसिस्टेंस का मान घटेगा, धारा क्या होगा, बढ़ेगा। कंडक्टर में धारा क्या होगा, बढ़ेगा। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्यान से केवल सुनना है, एकदम ध्यान से सुनिए, और कुछ भी नहीं बोलने का जरूरत है। तो रेसिस्टेंस बढ़ने पर, रेसिस्टेंस घटने पर धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। बस ये एक लाइन तुमको ध्यान में रखना है। तो रेसिस्टेंस घटाएंगे तो ज़्यादा धारा का मान आएगा। अब चलिए ध्यान दो, जब 1911 ईस्वी में इससे रिलेटेड जो वैज्ञानिक है, वह जब पारा पर खोज कर रहा था रेसिस्टेंस का, या हम लोग कह सकते हैं इससे रिलेटेड जब स्टडी कर रहा था, तो वो देखा कि इसमें असामान्य परिवर्तन, असामान्य परिवर्तन जब देखा, मतलब एक जनरल ट्रेंड्स नहीं देखा, तो यह देखा कि एक विशेष टेम्परेचर 4.2 केल्विन पर इसकी जो रेसिस्टेंस है वो शून्य हो जाती है।
तो निश्चित रूप से अगर रेसिस्टेंस शून्य हो जाएगा, धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो देखो आप पहले ये जान लीजिए कि इसमें ये तो संबंधित हो गया कि इससे रिलेटेड, तब पारा या इस तरह का कोई पदार्थ, कोई मटेरियल हम लोग मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ मरकरी की बात हो रही है, मरकरी, एक बार सुन लो। इसका जब मरकरी या इस तरह के पदार्थ का अगर टेम्परेचर जो है वह टेम्परेचर, इसके टेम्परेचर को कम किया गया, देखो ट्रेंड्स को ध्यान दो, बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और बहुत सारा जनरल नॉलेज भी बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर जब घटाया गया तो टेम्परेचर घटने पर रेसिस्टेंस भी घटने लगा। रेसिस्टेंस घट रहा है टेम्परेचर के साथ, यहाँ तक कुछ भी विशेष नहीं है, लेकिन एक जब उसके बाद ये टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है यहाँ पर, ये टेम्परेचर एक निश्चित निम्न मान से जब कम हो गया, एक निश्चित, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं निश्चित निम्न, लो वैल्यू, लो टेम्परेचर, एक निश्चित लो टेम्परेचर से जैसे ही यह अधिक हुआ, अचानक कंडक्टर का या हम लोग कह सकते हैं पदार्थ का आर जो है, मैटर का हम लोगों को, या मरकरी का जो आर है वो जीरो हो गया। ध्यान दीजिए, अचानक जीरो हो गया, तेजी से घटने लगा और जीरो हो गया। तो ये जो निश्चित निम्न टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर को कहा जाता है क्यूरी टेम्परेचर। इसको कहा जाता है क्यूरी टेम्परेचर। मतलब क्यूरी टेम्परेचर पर जब हम लोग ले गए पदार्थ को, मैटर को, तो उसका रेसिस्टेंस क्या हो गया? जीरो हो गया। तो अब जब ये जीरो हो गया तो इस फेनोमेनन को, ये जो फेनोमेनन है, इट मीन्स ये ये फेनोमेनन जो है, इसको हम लोग कहते हैं यह सुपर कंडक्टिविटी। इट मीन्स कहने का यह हो गया अतिचाल, सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी, यह सुपर कंडक्टिविटी कहलाया। और इस तरह का R बराबर जीरो वाला जो हम लोगों को मैटर है, यह मैटर हम लोगों को क्या कराया? सुपर कंडक्टर। इसको हम लोग क्या कहेंगे? सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर हम लोग कहेंगे। अब देखिए, तो सुपर कंडक्टर क्या हो गया? सुपर कंडक्टर का क्या हो गया? उसका रेसिस्टेंस जीरो हो गया। अब रेसिस्टेंस जब जीरो हो गया और ये तुमको मरकरी के लिए यह जो टेम्परेचर है, मतलब सुपर कंडक्टर मरकरी के, यह 4 हम लोग कह सकते हैं, 4 मरकरी यह देखा गया। इसे जनरली 4 केल्विन कहता है, लेकिन यह 4.2 केल्विन पर ऐसा देखा गया। परफेक्ट डाटा। उसके बाद ये तो देख ही रहे हो कि टेम्परेचर कम करने के कारण ऐसा था। सुपर कंडक्टिविटी का जो फेनोमेनन होता है वह प्रायः लो टेम्परेचर पर होता है, और सुपर कंडक्टिविटी फेनोमेनन जो है, यह फेनोमेनन जो है वह टेम्परेचर रेंज होता है, वह लो टेम्परेचर 10 केल्विन से 0.1 केल्विन के रेंज में होता है। यह प्राय। अब यहाँ पर क्या है कि अगर रेसिस्टेंस जीरो हो गया तो इस तरह के सुपर कंडक्टर जो मैटर है, जो हम लोगों को सब्सटेंस है, उसमें अगर एक बार उसको तुम विद्युत धारा के स्रोत से जोड़ दो और जोड़ने के बाद सोर्स को हटा भी लो, तो उसमें कई दिनों या महीनों तक धारा प्रवाहित होता रहेगा। अब देखो बात ध्यान से, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना, क्या है, कौन सा पदार्थ है? यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि सबसे पहले यह हम लोग को मरकरी है। यहाँ पर जो पदार्थ का, जिसके रिसर्च के बारे में हम लोग बात करें, एकदम देखो सब कुछ सिस्टम से है। पहला प्रयोग जो निश्चय का आरंभ किया गया वह मरकरी पर, और मरकरी में देखा गया कि जब टेम्परेचर को घटाते रेसिस्टेंस घटता है, और जब इस टेम्परेचर को एक निश्चित लो टेम्परेचर से पर पहुंचाते या उससे आगे बढ़ाते हैं तो अचानक इस मैटर का रेसिस्टेंस जीरो हो जाता है। और इस तरह के फेनोमेनन को सुपर कंडक्टिविटी और R बराबर जीरो वाला जो मैटर है उसको कहते हैं सुपर कंडक्टर। अब सुपर कंडक्टर का प्राय जो फेनोमेनन होता है वो तुमको लो टेम्परेचर 10 केल्विन टू 0.1 केल्विन। अब इसमें देखो तो इसकी रेसिस्टिविटी जीरो है, रेसिस्टेंस जीरो है। तो रेसिस्टेंस जीरो है तो निश्चित रूप से तुम कह सकते हो कि करंट का मान तो इसमें अधिक होगा ही। अब देखिए दो बात और आप यहाँ पर समझिए और सुनिए, जो कुछ रिलेटेड डाटा है वो तो हम बोर्ड पर लिख ही दिए। अब देखो, पहली बात
कि अगर सुपर कंडक्टर को, इट मीन्स जिसमें R बराबर 0 ले आया जाए, उसको अगर एक बार सोर्स से जोड़ दिए और सोर्स को हटा भी लिए तो कई दिनों और महीनों तक धारा प्रवाहित होता रहेगा। ये तो एक अजूबा बात है ही, जानने लायक बात है ही। अब दूसरी बात कि इसका क्या बेनिफिट है, तो पहला, रेसिस्टेंस का मान कम होगा तो धारा का मान बढ़ेगा। अगर रेसिस्टेंस अधिक है वायर में या कंडक्टर में, तो ये बात तो सब कोई जानते हो कि तुम्हारा जो वायर होगा वह ज़्यादा गर्म होगा, और ज़्यादा गर्म होगा तो वह एनर्जी का क्या करेगा, लॉस करेगा। मतलब विद्युत ऊर्जा का लॉस किस रूप में करेगा, हीट एनर्जी के रूप में। तो दो हो गया, एक तो धारा का मान कम प्रवाहित होगा, और धारा का मान कम प्रवाहित हो रहा है तो तुम्हारा विद्युत ऊर्जा जो है वह उष्मा ऊर्जा के रूप में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो देखिए रेसिस्टेंस जब 0 हो गया तो इट मीन्स कहने का मतलब चारों ओर बेनिफिट ही बेनिफिट है। एक तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा, विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होगी, और हम लोग देख रहे हैं अगर सुपर कंडक्टर स्थिति आ गया तो ऐसी स्थिति में अगर उससे एक बार सोर्स से लगा करके अगर सोर्स को हटा भी लेंगे तो कई महीनों और दिनों तक हम लोग को जो है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगी। अब देखो इस तरह के सिस्टम का सुपर कंडक्टिविटी का इस्तेमाल जो है वह मैगलिव ट्रेन। अब देखो इसका यूज एक ट्रांसपोर्टेशन एरिया में हम बता रहे हैं, थोड़ा सा देख लो कैसे इसको समझने का प्रयास करो। इसका मैगलिव ट्रेन में इसको समझ लीजिए कि अभी तो हम लोगों के इंडिया में ट्रेन की क्या स्थिति है वो सब कोई जान रहे हैं कि हम लोगों के यहाँ जो अभी ट्रेन चल रहा है, जो पटरी बिछाया गया है, उस पटरी में ढेर सारा अभी सिस्टम ऐसा है जो विद्युतीकरण तक नहीं हो पाया है। इट मीन्स विद्युत पर नहीं चल रहा है, बहुत जगह अभी डीजल पर ही हम लोगों को ट्रेन चल रहा है। और उस ट्रेन की स्पीड कितनी है इस बात को जानते हो, तो हम लोग अभी भी ट्रेन के क्षेत्र में एक प्रकार से कह सकते हैं प्राचीन युग में ही है। अब ये मैगलिव ट्रेन कैसे काम करता है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए इस ट्रेन का नाम मैगलिव क्यों पड़ा। तो मैगलिव जो है तुमको, ये मैगलिव जो है वह मैग्नेटिक और लेव मतलब हो गया लेविलेटर, इस दोनों शब्द से बना हुआ है तुमको मैगलिव। तो दोनों से अब मीनिंग समझ लीजिए, एक तो हो गया मैग्नेटिक और दूसरा लेविलेटर। लेविलेटर मतलब क्या होता है, राइज मतलब उठाना। देखो अब ट्रेन जो सिस्टम काम करेगा, ये मैगलिव ट्रेन जो है इस नाम से देख लो ये कैसे सिस्टम पर काम करेगा। तो ये तुम्हारा पटरी है, ठीक है, इस पर ट्रेन अगर यहाँ गुजर रही है तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि किसी भी ट्रांसपोर्टेशन एरिया में, जो ट्रांसपोर्टेशन एरिया है उसमें दो चीज़ ऐसा कॉमन होता है जो कि उसके स्पीड को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। जानते हो उसमें क्या, सबसे पहला है फ्रिक्शन। अगर मान लो साइकिल में पैडल मार रहे हो तुम और पैडल मारना छोड़ दोगे तो अपने आप साइकिल रुक जाएगा। तुमसे अगर कोई पूछा जाएगा तुम पैडल मारना छोड़ दिया तो साइकिल क्यों रुक गया, तो इसका मतलब सीधा वहाँ पर आंसर आएगा कि ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं रहे ज़मीन पर तो इसलिए किया साइकिल फिसलता रहेगा। और दूसरा, अगर ज़्यादा स्पीड तुम मोटरसाइकिल या साइकिल को करते हो तो एयर प्रेशर तुम पर बढ़ता है और एयर ज़्यादा तुमको रुकावट डालने लगता है। तो इट मीन्स किसी भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में दो चीज़, फ्रिक्शन और एयर ड्रैग, ये दोनों क्या करता है, ज़्यादा रुकावट डालता है। अब देखिए यहाँ पर अगर इस दोनों चीज़ को कम कर दिया जाए तो निश्चित रूप से ये दोनों रुकावट डालने वाला चीज़ है तो स्पीड तो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ट्रेन जब चल रही है तो ट्रेन जब इस पटरी पर चलेगी तो फ्रिक्शन तो होगा, फ्रिक्शन होगा तो रुकावट तो डालेगा, और रुकावट डालेगा तो स्पीड तो कम होगा। और ये ओपन एरिया में चलेगा तो निश्चित रूप से स्पीड ज़्यादा बढ़ाएगा तो एयर ड्रैग काम करेगा, और एयर ड्रैग काम करेगा तो उसकी स्पीड को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। ये दो बात तो सब कोई समझ रहे हैं। अगर दो बात समझ रहे हैं तो देखिए, अगर एयर ड्रैग को कम कर दिया जाए, फ्रिक्शन को घटा दिया जाए, फ्रिक्शन को जीरो कर दिया जाए तो अपने आप ट्रेन जो है बहुत स्पीड से दौड़ सकता है। तो यहाँ सिस्टम क्या काम करता है कि नीचे वाला जो पटरी है उस पटरी के ऊपर
जो ट्रेन रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ट्रेन जो रहेगा तो वह इस तरह का सिस्टम सेट किया जाता है पटरी में कि यह तुमको जो ट्रेन है वह पटरी को टच नहीं करता है, पटरी के ऊपर उठा हुआ रहता है, टच नहीं करता। अगर टच नहीं करेगा तो फ्रिक्शन नहीं होगा। अब देखो टच नहीं करता, अब तुम कहोगे टच नहीं करेगा, कैसे होगा? अब ये कैसे होगा, तो सबको ये समझ रहे हो कि विद्युत धारा अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से फ्लो करती है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, और मैग्नेट में दो पोल होता है, नॉर्थ और साउथ। अगर समान पोल हुआ, सेम पोल हुआ तो उसमें रिपल्सन, और अगर ऑपोजिट हुआ तो अट्रैक्शन। तो अगर मान लो यहाँ पर भी पोल सेम कर दिया जाए और ट्रेन जो ऊपर है उसका भी पोल सेम कर दिया जाए तो दोनों में क्या होगा? रिपल्सन होगा। अब रिपल्सन जब होगा तो निश्चित रूप से उसको बैठने नहीं देगा ट्रेन को नीचे। तो चलिए, ट्रेन तो लेविलेट कर गया, इट मीन्स राइज कर गया, ऊपर उठ गया, ऊपर उठ गया ना ट्रेन। अब ऊपर जब उठ गया, अब इसको सिर्फ धक्का देना है, धक्का देना है, धक्का देंगे तो यह आगे बढ़ने लगेगा। अब धक्का कैसे होगा, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ऑपोजिट जो पोल होगा, इट मीन्स नॉर्थ साउथ अगर होगा तो क्या करेगा? इसको खींचेगा, खींचेगा, इट मीन्स क्या होगा? यह धक्का उसको मिलेगा, फोर्स मिलेगा, और फोर्स मिलेगा तो यह क्या करेगा? मूव करने लगेगा। देख रहे हो? तो इस दो सिद्धांत पर जो है ट्रेन इस पर तेजी से दौड़ने लगता है। तब कहोगे इतना आसान सिद्धांत है तो फिर इसका यूज क्यों नहीं हो रहा है? अब देखिए, यूज इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर पूरे पटरी सिस्टम को कैसा करना होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा, सुपर कंडक्टर वाले सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा, और इतने सारे कन्वर्सन के लिए इतना ज़्यादा खर्च होगा कि उसको सभी कंट्री वहन भी नहीं कर सकता है। इसीलिए इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना एक चैलेंजिंग है। इसलिए बड़े बड़े जो तुमको डेवलप कंट्री है वो भी इस सिस्टम का यूज नहीं कर पा रहा है। और सामान्य वे में जो ट्रेन हम लोगों के यहाँ चलता है विद्युतीकरण वाला, उसके 20 किलोमीटर पटरी बिछाने का जो खर्च होता है वह इसके 1 किलोमीटर पटरी बिछाने का खर्च होता है। अभी जो है भारत सरकार जो है वह की एक कंपनी भेल और एक विदेशी कंपनी दोनों मिलकर के इस पर जो है साइन किया है कि एक छोटे जगह मुंबई और नेवी मुंबई के बीच जो है इस तरह का मैग्लिव ट्रेन चलाया जाए, उसका एक प्रयोग किया जाए। अब इसमें ये तो एक प्रॉब्लम होगी खर्च वाली। दूसरी बात ये है कि इतना ज़्यादा पावर का रिक्वायरमेंट होता है, वो भी एक चैलेंजिंग है। इसीलिए इसके स्पीड को वैसे 700, 800, 1200, 1500 किलोमीटर स्पीड इसके लिए समान बात है, सामान्य बात है। लेकिन अगर इसका स्पीड 200 किलोमीटर फिक्स किया जाए और 200 किलोमीटर से मान लो इसका स्पीड तुम 400 किलोमीटर अगर करते हो, तो अगर दुगुना इसके तुम स्पीड को बढ़ाओगे तो इसका पावर का खर्च एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए यह भी एक चैलेंजिंग है, लेकिन इसके स्पीड को सीमित करके इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हम लोगों को एक सुपर कंडक्टर संबंधित जो है एक जनरल नॉलेज की बात हो गई, जिसमें कि